गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पद परिचय एक बार फिर से लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में विकारी शब्दों के परिचय बताने जा रही हूँ और विकारी शब्द में संज्ञा का पद परिचय बताने जा रही हूँ। तो पद परिचय स्टार्ट करने से पहले हम संज्ञा के भेद के बारे में जान लेंगे, क्योंकि हमें अगर भेद के बारे में अच्छे से पहचान होगी तो हमारे लिए पद परिचय आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भेद लिखा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में काइंड्स की बात करें तो 5 काइंड्स हैं नाउन के, लेकिन हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसमें हम किसी का नाम लिखते हैं। देखिए, नाम लिखने का मतलब है वो नाम चाहे इंसान का हो, यानी कि व्यक्तिवाचक में भी अगर उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। तो यहाँ पे चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, मीन्स नाम होना चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बस नाम का ध्यान रखना है। अगर नाम का जिक्र है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में डाला जाता है। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना की, तो महाभारत शब्द की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ये वस्तु है और वस्तु में महाभारत नाम है। अगर सिर्फ होता कि एक महान महाकाव्य की रचना की तो वो महाकाव्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस महाकाव्य का नाम दिया है महाभारत, तो ये नाम में आ गया, इसलिए वो उस संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। उसके बाद हम उसका लिंग वचन कारक संज्ञा से क्रिया से संबंध बताएंगे। तो ये आप समझ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को दर्शाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब सेम, इसी एग्जाम्पल को मैं लूं कि वेद व्यास जी ने एक महान महाकाव्य की रचना की। अब ये महाकाव्य क्या है? ये जाति है, वो कुछ भी हो सकता है ना, कि एक इस पुस्तक की रचना की, तो हमने वहां पे किसी का नाम का जिक्र नहीं किया, वो एक जाति में आ गई। कि आगरा एक खूबसूरत शहर है, शहर का हमने अगर किया तो शहर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं आगरा की बात करूंगी तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन जब शहर का हम पद परिचय देंगे तो शहर जो है वो हमारा जातिवाचक में आ जाता है। जातिवाचक में 2 है, एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक जिसे आप इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन जिसे आप कहते हैं। तो इसमें जाति में आपने समझ लिया, जब हम किसी जाति की गंगा एक पवित्र नदी है, अगर गंगा की बात करें, गंगा का पद परिचय देंगे तो गंगा एक नाम है, तो नाम में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल देंगे। अगर हम बात सिर्फ नदी की करें तो नदी जातिवाचक में आ जाता है, क्योंकि वहां पे नदी शब्द का प्रयोग किया गया है। नदी में तो बहुत सी नदियां हो सकती हैं, सिर्फ नदी शब्द की बात मैं कर रही हूँ, तो वो नदी का पद परिचय जातिवाचक में चला गया। अब समूहवाचक और द्रव्यवाचक, हम समूहवाचक की पहचान कैसे करते हैं? समूहवाचक जैसे मैंने आपको कहा कि सेना की एक टुकड़ी युद्ध के लिए गई, तो सेना क्या है? मिली जुली चीज है, तो वो सेना शब्द जो है वो हमारा जातिवाचक होगा। जातिवाचक में समूहवाचक शब्द से लिया जाता है उसका पद परिचय। तो इस तरीके से आप सेना शब्द को आपने समूहवाचक में डाल दिया। वहां बहुत भीड़ लगी थी, भीड़ शब्द का पद परिचय दिया। भीड़ भी हमारा समूह में आता है, क्योंकि वहां पे काफी लोग कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से हमने परिचय दिया कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लिंग वचन कारक ये सारी चीजें बताते हैं। फिर है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में भी जैसे मैंने अगर ले लिया कि मेरे पास एक सोने का हार है,
तो ये हार, सोने का हार, अगर मुझे इसका परिचय देना रहा तो वो द्रव्यवाचक में आ जाता है। तो इस तरीके से हम उसको संज्ञा की कैटेगरी में डाल देते हैं, जातिवाचक, जाति में द्रव्यवाचक, और उसके बाद लिंगवचन कारक बताते हैं। फिर है भाववाचक। भाव का मतलब होता है फीलिंग। फीलिंग में हम, जैसे आप देखते हैं विशेषण शब्दों से संज्ञा बनते हैं। जैसे हमने कहा कि बूढ़ा है तो बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, समझदार है तो समझदार से समझदारी हो गई, ईमानदार ईमानदारी। यानी कि अगर एक सिंपल पहचान की मैं बात करूं कि जिन शब्दों के अंत में, मतलब कि विशेषण शब्द के अगर अंत में बड़ी ई की मात्रा लग जाता है तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। कि जैसे अगर मैंने कहा कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापा शब्द का अगर हमने परिचय दिया तो ये भाववाचक में चला जाता है। आपने सिंपल सी पहचान बता दी, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद लिंगवचन और कारक बता दिया। चलिए बच्चों, अब हम संज्ञा का पद परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी नहीं है पद परिचय में। थोड़ा सा ये लेंदी इसलिए है क्योंकि इसमें आपने जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं सबके काइंड्स मीन्स विकारी और अविकारी शब्दों के आपको भेद उपभेद की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जानकारी है तो आपके लिए पद परिचय आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। और हर वाक्य में मैंने जिस शब्द पे पद पे अंडरलाइन किया है, मीन्स हिंदी में लिख करके आएगा कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो रेखांकित यानी कि जो मेरा पहला वाक्य है, गांधी जी ने लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया, है ना। और इस वाक्य में अंडरलाइन गांधी जी और दूसरा है लोगों को। ये आपका अंडरलाइन किया हुआ पद है जिसका परिचय हम देखेंगे। अब ये तो आपने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि पद परिचय में जब हम विकारी शब्दों का पद परिचय देते हैं, ये चीज को ध्यान में रखेंगे आप कि मैं विकारी शब्दों की बात कर रही हूँ। विकारी में आपको इतना परिचय बताना है। हाँ, अगर आपका क्रिया हो जाता है तो 1 पॉइंट आप काल ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर विशेषण का पद परिचय दे रहे हैं तो विशेष्य शब्द भी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम में ध्यान में रखेंगे, आपको इतनी चीजों के बारे में बताना है। आपने ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे हैं तो आपका पद परिचय हमेशा सही होगा। तो आपको पता चल गया कि पहले वाक्य में हमें पहला गांधी जी और दूसरा लोगों को, इसका परिचय देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी, सबसे पहले हम जब गांधी जी का परिचय देंगे तो ये पहला यहाँ पे टॉपिक लिखा है भेद। भेद में अब यहाँ तो आपको पता है कि आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि वो संज्ञा शब्द के बारे में बात की जा रही है, सर्वनाम विशेषण या क्रिया की बात की जा रही है। यहाँ तो मैंने आपको एक ऑलरेडी बता दिया है, तो हमारा एक माइंड सेट है कि हम संज्ञा के बारे में ही बात करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चूँकि गांधी जी एक नाम है, नेमिंग वर्ड है, और आप लोगों को मालूम है कि किसी भी चीज़ का जब नाम की बात आती है तो वहाँ पे संज्ञा का ही जिक्र होता है। तो पता चल गया भेद। और यहाँ पे हम देखेंगे कि गांधी जी भेद में संज्ञा के 3 भेद मैंने आपको बताए, तो ये आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इतना लिख देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम लिंग देखेंगे, गांधी जी का लिंग। क्योंकि आप सब जानते हैं गांधी जी पुल्लिंग शब्द को, एक वो पुरुष थे, तो यहाँ पे लिंग में हम लिख देंगे पुल्लिंग। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद वचन, चूंकि गांधी जी एक इंसान है तो वचन यहाँ पे इनका एक वचन है, यहाँ पे वचन हम एक वचन डाल देंगे।
इसके बाद कारक। कारक में आप देख रहे हैं कि आपके पास गांधी जी के बाद जो एक शब्द लगा है वो है ने। ऑलरेडी आपके पास एक कारक विभक्ति यहाँ लिखी हुई है, कर्ता ने। आपने देखा कि यहाँ पे गांधी जी जो हैं कारक क्या है, वो कर्ता है। तो यहाँ पे हम कर्ता कारक लिख देंगे, कर्ता कारक। बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह लगी ही हो, हमेशा नहीं लगी होती है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता कारक में आता है। मीन्स जो आपका उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है, वो हमारा कर्ता कारक होता है, कर्ता होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि ने विभक्ति लगी हो या ना लगी हो, बस वाक्य में आपको देखना है कि जिस शब्द का पद परिचय दे रहे हैं वो उद्देश्य में उसके बारे में अगर बात हो रही होगी तो वो हमारा कर्ता कारक है। क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी यहाँ कर्ता विभक्ति लगी है तो आप यहाँ पे कर्ता कारक बताएंगे। अब है हमारा क्रिया से संबंध। अब हम देखेंगे कि क्रिया से संबंध हम कैसे बताते हैं। देखिए संबंध कैसे होता है, जैसे कि हम हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली संबंध होता है, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब सपोज दैट मैं हूँ, मेरे पेरेंट हैं और पेरेंट के पेरेंट हैं, तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पेरेंट के साथ जो संबंध है तो वो डायरेक्टली नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमारे और हमारे पेरेंट के बीच में हमारे पेरेंट खड़े हैं, तो इसलिए हमारा उनके साथ जो है वो सीधा संबंध नहीं है। क्योंकि सीधा संबंध हमारा हमारे माता पिता के साथ है, तब जाकर के उनके माता पिता के साथ हमारा संबंध हुआ। तो यहाँ भी वाक्य में आप इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया। तो इस वाक्य में काम गांधी जी कर रहे हैं, मार्ग दिखाया ये उनकी क्रिया है, लेकिन क्रिया उनकी डायरेक्टली नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीच में इतनी सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्रिया से सीधा संबंध नहीं। देखिए बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा एक शब्द लिखना है, ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं, इतना आपको लिखना है। तो यानी आपने देख लिया कि एक गांधी जी के परिचय में हमने भेद बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग गांधी जी एक है तो पुल्लिंग बताया, वचन गांधी जी हमारे एक है, लिंग में पुरुष हैं तो पुल्लिंग हो गया, वचन एक वचन, कारक में कर्ता कारक, और क्रिया से मार्ग दिखाया ये क्रिया है। लेकिन ये क्रिया जो है डायरेक्ट गांधी जी से रिलेट नहीं है, मीन्स गांधी जी से एकदम सीधे नहीं जुड़ी है, बीच में काफी शब्द हैं, इस वजह से आप यहाँ लिख देंगे क्रिया से सीधा संबंध नहीं। हाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी बच्चों, अगर आपको क्रिया से संबंध बताने में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे आप वाक्य में समझ जाएंगे कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं और पढ़ा रही हूँ, ये दो शब्द है, एक है कर्ता और दूसरा है, मतलब एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है, यानी बीच में ना तो कर्म है कुछ भी नहीं है। तो मैं का संबंध जो है, सर्वनाम शब्द का जो संबंध है वो सीधा क्रिया के साथ है। मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो अब आप देख रहे हैं मैं और पढ़ा रही हूँ के बीच में हिंदी शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्रिया का उसका सीधा संबंध नहीं है। यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं के साथ क्रिया का सीधा संबंध है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं के साथ क्रिया का सीधा संबंध नहीं है। अब हम लोगों का इसका परिचय देखेंगे, तो आपके दिमाग में है, आप संज्ञा का दे रहे हैं, तो इसलिए आपके पास एक चीज है कि हमें मालूम है कि हमें संज्ञा का ही बताना है, इसलिए हम कुछ वाक्य मिक्सअप वाले देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला, लोगों ने
अब आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे जो लोगों शब्द है यानी पीपल, तो ये कोई एक शब्द नहीं है और ना ही हमें ये बात मालूम है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि वो ढेर सारे लोग हैं। अब जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम उसको व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे पास नाम होना ज़रूरी है, लेकिन नाम चूंकि हम नहीं जानते हैं तो इसलिए ये संज्ञा के जातिवाचक में आ गया। अब आप यहाँ पे मैं इसी में ही आपको बता दे रही हूँ कि ये आपका हो गया लोगों का जो परिचय है वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, और आप यहाँ पे उपभेद भी बता सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा और उपभेद क्या हो गया इसका, समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, ये आपका हो गया समूहवाचक। अब दूसरा लिंग बताना है। लिंग क्या है, लोगों को। अब इस लोगों में स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जब कभी ऐसी बात आती है कि वहाँ लिंग को लेकर के डाउट हो कि, क्योंकि जब कहीं कोई क्राउड होता है तो वो क्राउड ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों का होगा या फिर स्त्रियों का होगा, वो मिक्सअप हो सकता है। तो ऐसी जगह हम सिर्फ एक लिंग को ही लिखते हैं, वो होता है पुल्लिंग। तो आप यहाँ लिंग में पुल्लिंग शब्द लिख देंगे कि ये जो लोगों की भीड़ है वो पुल्लिंग में आप डाल देंगे। फिर उसके बाद वचन, अब यहाँ पे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, तो आप सब ये बात जानते हैं कि वचन हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब है कारक, तो आप देखेंगे कारक में जो है लोगों को ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे को विभक्ति लगी हुई है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे जो कारक है वो कर्म कारक है। बच्चों आप लोग हमें कारक विभक्ति जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कर्ता कर्म ये तो कॉमन है, कभी कभी बच्चे अधिकरण संप्रदान इन सब के भूल जाते हैं, विभक्ति चिन्ह तो ये आपके लिए याद करना जरूरी है। आपने यहाँ पे कर्म कारक बता दिया। अब क्रिया से संबंध आप देख रहे हैं, लोगों को मार्ग दिखाया, इसके बीच में अहिंसा शब्द भी है, यानी लोगों का भी, यानी लोगों को ये शब्द का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ इस शब्द में भी क्रिया का सीधा संबंध नहीं है। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको गांधी जी और लोगों को इस शब्द का जो आपको परिचय बता दिया, बहुत इजी था और इजी होता भी है। अब हम अगले वाक्य का देखेंगे कि अगले वाक्य में परिचय क्या है, ये भी आप समझ जाएंगे। चलिए हम इसको भी देखते हैं। अगला वाक्य है हमारा, नैनीताल की सुंदरता प्रसिद्ध है। नैनीताल एक नाम है, एक शहर का नाम है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नाम है तो हमारा नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ये बात मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को कि जब भी नाम आएगा तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लिखेंगे। दूसरा है लिंग, नैनीताल। नैनीताल जब किसी शहर का नाम आता है तो हम हमेशा शहर का नाम पुल्लिंग में ही लिखते हैं। आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे। पर्वत हुआ, पहाड़ हुआ, महासागर हुए और महीनों के नाम हुए, दिनों के नाम हुए और शहरों के नाम हुए, ये सब हम ज़्यादातर हमेशा ही, ज़्यादातर नहीं, पुल्लिंग शब्दों में ही लिखेंगे, पुल्लिंग में ही लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अगर आपको मान लीजिए आ गया कि प्रशांत महासागर बहुत ही गहरा महासागर है, तो प्रशांत महासागर का लिंग आप क्या बताएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब आप पर्वतों के नाम लिखेंगे,
पहाड़ों के नाम लिखेंगे, महासागर के नाम लिखेंगे और महीनों के नाम लिखेंगे, दिनों के नाम लिखेंगे, सप्ताह के नाम लिखेंगे, तो वो पुल्लिंग शब्द को ही से ही दर्शाएंगे। जहाँ बात नदियों की आएगी तो नदियाँ स्त्रीलिंग शब्दों में आता है। तो यहाँ पे नैनीताल शहर है, तो नैनीताल का जो लिंग है हम उसे लिखेंगे पुल्लिंग। नैनीताल का लिंग पुल्लिंग हो गया। वचन, चूंकि नैनीताल एक शहर है तो हम वचन में लिख देंगे एक वचन। अब है कारक। कारक में हम देखेंगे नैनीताल की सुंदरता। नैनीताल की ये सुंदरता जो है वो नैनीताल से संबद्ध है, मतलब उससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे नैनीताल की ऑलरेडी की शब्द लगा हुआ है, तो आप सबको याद आ रहा है कि कारक विभक्ति, संबंध कारक में की विभक्ति लगती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। क्रिया से संबंध, तो हम लिख देंगे क्रिया से संबंध नहीं, यहाँ पे संबंध हमारा नहीं है। तो ये चीज आपने देख लिया कि पॉइंट के अकॉर्डिंग आप परिचय अगर देंगे तो आपको हर चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब हम देखेंगे सुंदरता का परिचय। सुंदरता यानी अगर हम हमारे पास शब्द होता कि नैनीताल बहुत ही सुंदर शहर है, तो सुंदर और सुंदरता अगर ऐसे शब्द हो गए तो दोनों का ही परिचय डिफरेंट हो जाता है। जहाँ बात सुंदर की है तो वो उसका गुण हो जाएगा, वो उसकी क्वालिटी हो जाएगी। क्योंकि सुंदर से सुंदरता शब्द बनता है तो वहाँ पे भाववाचक आ जाता है। ईमानदार से ईमानदारी, बेईमान से बेईमानी, झूठ से झूठा। तो इस तरीके से जब बातें आती हैं तो वो हम भाववाचक में लेके आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि सुंदरता शब्द का जो परिचय है वो हमारा हो जाएगा, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। लिंग में सुंदरता प्रसिद्ध है, सीधे हम इसको लिंग में वैसे आप पुल्लिंग लिख देंगे, नहीं सॉरी, अगर सुंदर शब्द होता कि सुंदर से सुंदरता हो गया तो यहाँ पे हम पुल्लिंग में ही स्त्रीलिंग लिखेंगे। अगर सुंदर शब्द होता तो हम उसको पुल्लिंग में डालते। अब चूंकि सुंदरता है, जैसे बेईमान शब्द होता तो वो पुल्लिंग होता, लेकिन बेईमान से बेईमानी हो गया। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी करने के लिए बता दूं कि जब भी आप देखेंगे कि विशेषण यानी कि जो क्वालिटी होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर उसके शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, छोटी ई और या, जैसे चूहा से चूहिया, तो वो शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। उसी तरीके से सुंदरता, अता प्रत्यय लग गया, यानी इस प्रत्यय का आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में क्या कि बड़ी ई प्रत्यय लग गया या फिर इया प्रत्यय लग गया, ता प्रत्यय यानी अता प्रत्यय लग गया, तो वहां पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो हमारा सुंदरता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। सुंदर शब्द होता तो हम वहां पे पुल्लिंग लिखते क्योंकि वो विशेषण था। फिर उसके बाद वचन सुंदरता, वचन आप एक वचन में डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक शहर की बात हो रही है। देखिए, आप सोचेंगे कि सुंदरता में वचन क्या हो सकता है, एक वचन कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि एक नैनीताल की सुंदरता की बात हो रही है। अगर ढेर सारी किसी चीजों की बात होती तो हम उसको बहुवचन की कैटेगरी में डालते, लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है सुंदरता। कारक, कारक में सुंदरता प्रसिद्ध है, तो कारक यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि कारक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर क्रिया से संबंध, यहाँ पे क्रिया का भी कोई रोल नहीं है।
ज़्यादातर हम ये देखते हैं भाववाचक में ना तो कारक का कोई रोल होता है और ना ही क्रिया से कोई संबंध होता है। ज़्यादातर वाक्यों में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आपने देख लिया, आपने एक छोटा सा परिचय भाववाचक संज्ञा का दे दिया। तो आपने देखा कि संज्ञा में आपने मैंने आपको 4 बताया। आपने संज्ञा में भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जिसमें हमने 2 देखे, गांधी जी और नैनीताल। व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक में आपने देखा लोगों को, और जातिवाचक के उसके उपभेद में वो हो गया आपका समूहवाचक। फिर सुंदरता भाववाचक। अब बचता है जातिवाचक में हमारा द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि जैसे कोई मटेरियल नाउन, आप सबको इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा है, मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास एक सोने का हार है, तो सोने का हार, सोना शब्द क्या है यहाँ पे, चूंकि वो एक वस्तु है तो यहाँ पे हम उस सोने का हार, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में डालेंगे। चूंकि वस्तु है इस वजह से द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सोने का हार, सोने की अंगूठी, तो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर सोने का हार है तो ये सोने का हार, ये आपका भाववाचक पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। और वचन, चूंकि एक वस्तु के बारे में बात हो रही है तो एक वचन आ जाएगा। अगर वहीं पे सोने की अंगूठी होती तो उसके हिसाब से आपका वो स्त्रीलिंग में आ जाता। तो इस तरीके से हम ये कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम हर पद का परिचय देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा का पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सकें। आप मेरे अगले वीडियो में सर्वनाम का पद परिचय देखिएगा बहुत ध्यान से और इसको अच्छे से समझिए। धन्यवाद।